नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आपके हैं आपके लिए CCTC का बिल्कुल नया क्वेश्चन जो कि 17/4/2026 को पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लमडिंग डिवीजन में। ठीक, और ये LDC के तहत आया था 33.33% कोटा के तहत। इसमें दोस्तों 110 क्वेश्चन है टोटल। इसको हम देखेंगे 1 से लेकर 110 तक डिटेल्स के साथ, पूरा डिटेल्स के साथ। दोस्तों इसमें लगभग 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आया है और जो कि बहुत अच्छे लेवल का है, लग ही नहीं रहा है कि CCTC का है। ठीक है, और 15 से 20 क्वेश्चन मैथ से आया है। ठीक, मैथ से, और मैथ का लेवल भी अच्छा है। ठीक, और 15 क्वेश्चन लगभग GK GS करंट अफेयर्स मिलाकर आया है और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग देखिए इसको मेरे साथ और तब पता चलेगा आपको कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन जो है आप इसको बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड, हार्ड पे जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा मैं। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज द 19th लेटेस्ट रेलवे जोन कौन सा है। तो जो 19वां रेलवे जोन है, टोटल 18+1 है। ठीक है, एक है कोलकाता मेट्रो आपका। ठीक, तो ऐसे टोटल 18 है रेलवे जोन। तो पूछ रहा है कि 19वां जोन कौन सा है, जो नया जोन है 19वां वो कौन सा है। तो है आपका साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, दक्षिण तट रेलवे, जिसका जो है मुख्यालय वो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। ठीक है, याद रखिएगा हैदराबाद में विशाखापट्टनम है अपना साउथ कोस्ट रेलवे जो नया बना है। अब है दोस्तों कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता, कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक है, फिर है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वह है भुवनेश्वर, कहाँ है, भुवनेश्वर। ठीक है, और यह आपका साउथ कोस्ट रेलवे, तो ये तो हो गया आपका विशाखापट्टनम। और है वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR, तो इसका है जबलपुर मुख्यालय, जबलपुर। ठीक है, याद रखिएगा जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है, मैं इसी में बता देता हूं आपको कि टोटल डिवीजन का संख्या कितना है। तो टोटल 1900 जोन में, मतलब 18+1 में 1900 जोन में 70 डिवीजन है। कितना है, 70 डिवीजन, याद रखिएगा ये पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल लोकेटेड। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह आपका लियोन्स, लियोन्स कहाँ पे है, लियोन्स में। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये जो है वो फर्स्ट सैंग द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखा कौन, तो ये लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, एक ही नाम है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सबसे पहले गाया किसने, किसने गाया, सैंग, सबसे पहले किसने गाया, तो ये गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार संगीतबद्ध किया था और गाए थे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। किन्हें, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा संविधान निर्माता थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप। पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। और ये जो आयोजित किया गया था उरुग्वे में, कहाँ पे, उरुग्वे में। ठीक है, उरुग्वे में आयोजित किया गया था और इसका जो विजेता था वो उरुग्वे ही था। ये अर्जेंटीना को हराकर, अर्जेंटीना को, ये पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूं, अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे विजेता बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड रेलवे स्टेशन इन द इंडिया। ठीक है, तो ये कौन सा है सबसे ऊंचा स्टेशन, तो ये घूम रेलवे स्टेशन। कौन सा है, घूम रेलवे स्टेशन, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पे, दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग है 2258 मीटर। कितना? 2258 मीटर। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में, और 2258 मीटर ऊंचा है। घूम रेलवे स्टेशन ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, ऊंचाई पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की भारतीय रेल के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारतीय रेल के, हाँ दोस्तों एक और बात, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस सेट देख रहे होंगे तो उसमें आपको पता चलता होगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय रेल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। किनको? लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो था आपका 1848 से 1856 तक, ठीक है। और 1853 में रेलवे चला था, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस वर्ष पूर्ण हुआ? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो बनना शुरू और किस वर्ष पूर्ण हो गया? तो 1881 में। कब पूर्ण हुआ? 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली वंदे भारत स्लीपर रैक का निर्माण किसने किया? पहली वंदे भारत स्लीपर रैक जो होता है उसका निर्माण किसने किया? तो उसका निर्माण किया आपका, स्लीपर रैक का पूछ रहा है, स्लीपर याद रखिएगा, तो उसका निर्माण किया आपका BEML। कौन किया? BEML के द्वारा। BEML मतलब होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, ठीक है। और ऐसे वंदे भारत का जो कोच निर्माण होता है वो करता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, लेकिन पहला जो स्लीपर रैक था वो बनाया BML ने, ठीक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये उद्देश्य की गई थी कि दूरसंचार और ब्रॉडबैंड में नेटवर्क प्रदान करने के लिए रेल टेल का मतलब संचार किया गया था, निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। दोस्तों जीके भी अच्छे लेवल का पूछा गया है। फिर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है कि रेलवे व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेलवे व्हील फैक्ट्री जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में रेलवे व्हील फैक्ट्री, ठीक, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। चलिए वाराणसी में जो है DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है, DLW याद रखिएगा। आपका कपूरथला में RCF है, रेलवे कोच फैक्ट्री, RCF रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। और ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है, ICF का याद रखिएगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपका कि रेलवे व्हील फैक्ट्री कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये हल्का, इसका जगह है नाम, ये हल्का, ठीक है, ये हल्का। ये पूछता है क्वेश्चन में, जीके में भी, अपना रेलवे का एग्जाम दीजिएगा ओपन से, उसमें भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है MOBD। कौन होता है? MOBD, ठीक है। वाणिज्य विभाग का प्रमुख होते हैं MOBD, ठीक। तो MOBD का मतलब होता है मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेसमेंट डिपार्टमेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेल के लिए गैर भाड़ा नन फेयर राजस्व होता है? तो ये होता है ट्रेनों पर विज्ञापन। विज्ञापन जो होता है वह नन अथी के भाड़ा है, नन मतलब कि नन किराए वाला है, ठीक है, नन फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 2 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो कॉमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 2 जो है वह गुड्स ट्रैफिक रूल, माल यातायात नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO कौन है? CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो रेलवे बोर्ड के जो अभी वर्तमान में CEO हैं वो है सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरमैन कौन थी? तो ये थी जया वर्मा सिन्हा, वो पहले थी जया वर्मा सिन्हा। और अश्विनी वैष्णव अभी रेल मंत्री हैं, ठीक है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेलवे PSU मुख्य रूप से परियोजना क्रियान्वयन एवं अवसंरचना विकास में
संलग्न है। कौन सा पीएसयू है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग, तो ये होगा आपका आरवीएनएल, आरवीएनएल, ठीक है। तो आरवीएनएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड, याद रखिएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये जो है क्रियान्वयन एवं अवसंरचना के विकास से संबंधित है, ठीक। और आईआरसीटीसी जो है टिकट उकट करता है, ये तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए, किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? जो घूर्णन अपनी धुरी पे सबसे तेज घूमती है वो है बृहस्पति। बृहस्पति का होता है 9.9, या आप लिख सकते हैं इसका 10 घंटे, ठीक है। सबसे ज्यादा समय लगता है शुक्र को 243 दिन, ठीक। और ये अपना पृथ्वी को लगता है 24 घंटे लगभग, और मंगल को लगता है आपका 23 घंटे। कितना? 23 घंटे। तो पूछ रहा है सबसे तेज कौन सा है? तो जुपिटर, बृहस्पति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच कौन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होते हैं आपके CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक। CRS ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में ये पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना पाया? नाइट्रोजन, ठीक। और अगर पूछे वायुमंडल में मतलब कि ब्रह्मांड में, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है 21% है। कितना? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.003%, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द साइनोनिम ऑफ रैपिड, ठीक है। चूज द साइनोनिम ऑफ रैपिड, तो रैपिड का होगा आपका स्विफ्ट। क्या हो जाएगा? स्विफ्ट। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, देखिए इंग्लिश आ गया, मस्त क्वेश्चन है। इंग्लिश का भी सब देखिएगा तो लगेगा कि हाँ। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव? ब्रेव मतलब होता है बहादुर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डेरियस, ठीक है। तो ब्रेव का जो है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेव का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉड वैली, ठीक है, कॉड वैली। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर की चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा आपका नो सूनर हैज ही इंटर्ड द रूम देन एवरी स्टार्ट लाफिंग, एवरीवन स्टार्ट लाफिंग। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम देन एवरीवन स्टार्ट लाफिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट पोजेसिव वॉइस ऑफ दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क का पोजेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका कि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई देम, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई देम। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो इसका है आपका कि ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पे भी है कि खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इफ आई मतलब इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू दिस। यदि मैं तुम होता तो मैं ये काम नहीं करता, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट वॉइस बनाना, ठीक है, इस स्पीच। तो इसका हो जाएगा आपका कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ठीक। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो है सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये चूज करना है। तो नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट इसका। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो है ही वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट, इसका हो जाएगा स्टे, इसमें हो जाएगा 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू स्पीक मेनी लैंग्वेज फ्रूटफुली इज कॉल्ड। जो मतलब सभी भाषा बोलता है कोई पर्सन, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका कि प्लेगग्लॉट, ठीक है, प्लेगग्लॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? ईच ऑफ द प्लेयर हैव बाउट देयर किट,
ईच हैव द प्लेयर बाउट देयर केप, तो इसमें जो है हैव हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है एट द 11th आवर मीन्स, एट द 11th आवर मीन्स मतलब कि सॉरी 11वां घंटे का मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा आपका लेट बट जस्ट इन टाइम, लेट बट जस्ट इन टाइम, ये मुहावरा है, ठीक है, लेट द 11th आवर, ये मुहावरा है, ठीक है, कि लेट हुआ बस टाइम पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द साइनोनेम ऑफ स्क्रूटनीज, स्क्रूटनीज का जो साइनोनेम है वो क्या होगा, तो एग्जामिन केयरफुली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ मेटिकुलस, एंटोनेम क्या होगा इसका, तो ये पूछ रहा है, तो इसका एंटोनेम्स होगा आपका नेलिगेंट, क्या होगा, नेलिगेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि ए पर्सन हु disbelieve in a way that suggested a strong moral principles, good behavior or beliefs but actually does not follow them in real life and often hits in a true interpretation or character is called, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका 36 का, तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, हाइपोक्रेटिस। दोस्तों ये क्वेश्चन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीसी में पूछा गया है, तो आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सिचुएशन इन विच पीपुल आर फोर्स टू लीव देयर होम्स ड्यू टू वार, ठीक है, डिजास्टर और वायलेंस आफ्टर मूविंग टू सफर प्लीज विद इन फॉर आउटसाइड देयर कंट्री इज कॉल्ड, मतलब कि उसको क्या बोला जाता है, जो वार या कुछ के कारण अपना कंट्री छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका कि इवैक्यूएशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ए डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इज बेटर और डिस्कवर फैक्ट इज कॉल्ड, तो ये क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एनालिसिस, क्या हो जाएगा, एनालिसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंसर्न्ड इन द हैंड्स ऑफ ए सिग्नल रूल और अथॉरिटीज हु इज नॉट रिडायरेक्ट बाई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ऑटोक्रेसी, क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ए डिजायर दैट स्प्रेड रैपिडली एंड अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन द रीजन और कंट्री एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका एपिडेमिक, क्या बोला जाता है, एपिडेमिक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश थोड़ा सा बहुत टफ है और हम लोग या आप जो भी हैं रेलवे वाले वो समझ ही रहे हैं, ठीक है, तो ये इंग्लिश जो है सीसीटीसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है, कहने का मतलब यह है, ठीक है। नेक्स्ट है चलिए यहाँ से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेस, रेस जिस पे आप देखते हैं अपना पूरा सैलरी स्लिप ये सब देखते हैं, तो रेस का क्या होता है, तो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एचआरएमएस जिस पे अपना बायोडाटा देखते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उम्मीद कार्ड, जो मेडिकल कार्ड के लिए आप बनवाते हैं उम्मीद कार्ड, उसका होता है आपका यूनिक मेडिकल आइडेंटिफाई कार्ड, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, यूनिक मेडिकल एकीकृत चिकित्सा पहचान पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए की दर क्या है, तो 1 जुलाई 2025 से जो है वो 58% है, कितना 58%, पहले ये 55% था, इसमें जो है 3% का बढ़ोतरी किया गया, अब तो 2% बढ़ रहा है और अभी वर्तमान में जो है 1 जनवरी से, अभी लेटर निकला था कुछ दिन पहले, 1 जनवरी से आपका 60% है, ठीक है, 60% अभी 1 जनवरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 60 दिन, 7 दिन, मतलब 2 महीना पहले आप आरक्षण करवा सकते हैं, तो इसमें से आंसर कोई नहीं हो जाएगा, ये होगा 60 दिन, ठीक है, 60 दिन, 60 दिन अग्रिम आरक्षण की अवधि, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरक्षित कोचों में यात्रियों की जांच के लिए ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो उनके पास देख रहे हैं एक टैब जैसा रहता है, तो उस उपकरण को क्या बोलते हैं? तो हैंड हेल्ड टर्मिनल। क्या बोलते हैं? हैंड हेल्ड टर्मिनल, हैंड हेल्ड टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटीएस टिकट के लिए जारी किया गया नवीनतम ऐप कौन सा है? यूटीएस जो टिकट करते थे आप यूटीएस ऐप से, उसके लिए अब आ गया नया रेल वन। ठीक है, इससे आप बहुत बढ़िया ऐप है, इससे आप रिजर्वेशन भी आसानी से कर सकते हैं, आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कि रेल सेवक निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक पत्र का उपयोग किया जाता है? तो निलंबन के लिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितनी होती है? तो जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी वैधता है 2 घंटे। कितना? 2 घंटा। ठीक, और इसका तो किराया है वो 10 रुपया है। नेक्स्ट है कि द्वितीय श्रेणी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का न्यूनतम किराया कितना है? अगर मेल एक्सप्रेस है और सेकेंड क्लास का मतलब द्वितीय श्रेणी का मिनिमम 30 रुपया है। ठीक है, और किलोमीटर मिनिमम 50 किलोमीटर के लिए 30 रुपया लगता है। तो किलोमीटर मिनिमम पूछे तो 50 और पैसा कितना पूछे रुपया तो 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे द्वारा स्लीपर क्लास में यात्रा करते समय अस्थि विकलांग मतलब हड्डी से विकलांग व्यक्ति को कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो ये दिया जाता है आपका 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले से न्यूनतम कितना जुर्माना लिया जा सकता है? तो ये है आपका 250 रुपया। 250 अब प्लस जो टिकट का फेयर होगा वो लेगा, टिकट का फेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वर्ष के बच्चे के लिए वर्थ आरक्षण कराने पर यानी कि आप सीट रिजर्व करते हैं तो कितना किराया देना होगा? तो ये कितना ही साल का बच्चा रहे, 7 साल से 12 साल तक या कितना भी रहे, अगर आप बर्थ लेते हैं तो आपको फुल किराया देना पड़ेगा, फुल किराया। अगर आप बर्थ नहीं लेते हैं बिना बर्थ का तो 5 साल तक के बच्चे का आपका 0 लगेगा, कोई भी रुपया नहीं लगेगा, 0%। ठीक है, और 5 से लेकर 12 तक का आपका आधा किराया लगेगा। बर्थ नहीं लेते हैं तब आधा किराया लगेगा और बर्थ लेते हैं तो पूरा किराया लगेगा। ये रेलवे का रूल है। नेक्स्ट है कि पार्सल यातायात के शुल्क निर्धारण के लिए कितने स्केल लागू होते हैं? तो जो पार्सल यातायात का जो है निर्धारण होता है उसमें 4 स्केल होते हैं, 4 स्केल। तो ये 4 स्केल जो है वह कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपका RPSL, सबसे हाई होता है आर जो है राजधानी दुरंतो शताब्दी में होता है। पी उसके बाद होता है मेल पैसेंजर, ये सब में होता है, जैसे नाम से आर से राजधानी मान लीजिए, पी से पैसेंजर, और एस से जो होता है वो उसके नीचे होता है, और एल सबसे नीचे होता है। ठीक है, 4 स्केल होता है टोटल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यात्री सुविधाओं के प्रावधान हेतु नॉन सबर्बन ग्रेड यानी कि एनएसजी नॉन सबर्बन ग्रुप या ग्रेड स्टेशनों की कितनी श्रेणियां होती है? तो ये टोटल 6 श्रेणी होता है, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, और जितना एनएसजी मतलब 1 है तो सबसे अच्छा स्टेशन है, वहाँ पे यात्री की मतलब आवागमन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, और जितना ऊपर जाएगा मतलब 1, 2, 3 उतना कमते जाएगा इसका प्रॉफिट और यात्री का आवागमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएसजी 6 स्टेशनों पर 15 दिनों के लिए ओएसओपी स्टॉल का न्यूनतम पंजीकरण शुल्क कितना है? तो ओएसओपी मतलब होता क्या है? तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, याद रखिएगा, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो ये जो है आपका एनएसजी 6 स्टेशनों पर 15 दिन के लिए ये 500 रुपया होता है। कितना? 500 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका 4, 5 और 6, 4 से लेकर 6 तक के लिए 500 रुपया होता है, और इसके नीचे यानी कि 3, 2, 1 के लिए होता है 1000 15 दिन के लिए। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, पूछेगा। नेक्स्ट है वर्तमान में प्रचलित यात्री आरक्षण प्रणाली मॉड्यूल का नवीकरण संस्करण कौन सा है? तो ये है आपका नेक्स्ट जनरेशन। कौन सा है? नेक्स्ट जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुमडिंग डिवीजन के वर्तमान रेल प्रबंधक कौन है? तो लुमडिंग डिवीजन यानी कि लमडिंग डिवीजन भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो है वर्तमान डीआरएम रेल प्रबंधक मतलब कि डीआरएम ये कौन है ये पूछ रहा है, तो इसके डीआरएम है आपका समीर लोहानी। कौन है? समीर लोहानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अब यहाँ से मैथ रीजनिंग है, तो देखते हैं हम लोग कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ये 2, 4 के बीच 2, 6 के बीच में 4 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, इसमें 12, 8 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, तो अगला 12 का गैप आएगा, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अलग है? तो घन, गोला,
पिरामिड, बेलन। तो देखिए ये जो है घन, इसमें मतलब गोला में कोई शेप नहीं है, ये सिर्फ गोलाकार है और कुछ नहीं है। बेलन में भी जो है ऐसे है, दो वृत्त है, ऐसे करके लंबा डंडा है जो भी है। पिरामिड में त्रिभुज होता है, त्रिभुज बना हुआ रहता है। और आपका घन में तो जानते ही हैं ये भुजा होता है, ठीक है। तो इस सब में जो है ये गोला हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी अलग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समूह में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ये होगा आपका इनमें से सेव, केला, गाजर, आम। तो सेव, केला, आम फल है, गाजर जो है वह तना है, ठीक है, तना, तना बोलते हैं इसको। तो गाजर तना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाजर, कैरोट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथ से क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? तो वर्तमान में पुत्र की आयु हो जाएगा 30 वर्ष। कैसे होगा? देखिए 30 ऑप्शन मानिए, क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें अगर 20 करेंगे तो पिता की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। ये 10 वर्ष पहले का है, तो पूछ रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद मतलब 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अभी वर्तमान पुत्र का 30 से 40 हो जाएगा, और इसमें से 10 प्लस 10, 10 वर्ष पहले का है तो 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा, तो ये 30 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रवि एक स्थान से उत्तर दिशा में चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ के 10 मीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो ये है आपका 5 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में समय 7:35 दिखा रहा है तो दर्पण में समय क्या दिखाएगा? तो देखिए दोस्तों, दर्पण का जो समय होता है वो 11:60 में आप जो समय दिया गया है उसको घटा दीजिए। तो 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, और ये बच गया आपका 6, ये 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 2 बच गया ये, और 10 में से तो 11 में से 7 गया तो 4, 4:25 होगा इसका, ठीक है, 4:25 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा कि वह मेरे पिता के पिता यानी कि दादा के इकलौता बेटी यानी कि मेरी बुआ का पुत्र है। तो वह लड़का नेहा से किस प्रकार, मेरी बुआ का पुत्र क्या होगा? चचेरा ममेरा फुफेरा भाई, मतलब कजिन होगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में ट्रेन को इतना लिखा जाता है, प्लेन को इतना लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो TSTU, टी को आगे लिख रहा है, RS ऐसे लिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आप जब हल कीजिएगा तो ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो 68 का 68 का हो जाएगा आपका सी। चलिए 69 है कि 5 व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, और A B के बाएं है, A जो है वह B के बाएं है लेकिन C के दाएं है, यानी कि A बीच में है, और D जो है वह B के दाएं है, D जो है वह B के दाएं है। तो E और D के बीच में है, E जो है वह E B और D के बीच में है, E जो है वह B और D के बीच में है, E यहाँ पे है, E ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे दाएं कौन है? तो सबसे दाएं जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। कौन हो जाएगा? D, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये रीजनिंग है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, ठीक है। 4 गुने 5 बराबर 32, 5 गुने 6 बराबर 45, 6 गुने 7 बराबर 7, तो 7 गुने 8 बराबर क्या होगा? तो देखिए ये ट्रिक क्या लगाया है, तो n इंटू n प्लस 1 ऐसे ट्रिक लगाया। जैसे 4 है तो 4 गुने 4 प्लस 4 यानी कि 4 4 8, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। वैसे ही है आपका ये 5 गुने 6 का 56 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 4 है, तो ये n प्लस 4 है, ये 4 है, ठीक है। 5 4 9, 9 5 45, ठीक। और उसी तरह हो जाएगा 7 है तो 7 इंटू 7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 11, 11 7 77, इसका आंसर हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे? नहीं समझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। चलिए नेक्स्ट है कि एक कक्षा में रवि ऊपर से 12वें और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 12 में 11, 25 में 11 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25 यानी कि 36 टोटल, क्योंकि अगर 25 में 12 जोड़ते हैं तो 37 आता है, और ये दोनों तरफ से है तो इसलिए कॉमन एक घट जाएगा तो 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये हिंदी देख रहे हैं इसका, कि 4 व्यक्ति A B C और D
एक इमारत की 4 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है, 4 अलग मंजिलों पे, और फर्स्ट से लेके 4 तक है। ए बी के ऊपर है तो ए जो है वह बी के ऊपर है तो बी यहाँ आएगा, ए ऊपर है। सी डी के नीचे रहता है तो सी जो है वह डी के नीचे रहता है तो डी ऊपर होगा और सी नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पूछा है बी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता है, ये जो है सबसे नीचे नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका डी यहाँ पे भी आ सकता है और सी यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि बी किसनी मंजिल पे रहता है, ठीक है। और नहीं तो डी यहाँ भी जा सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ऊपर कौन रहता है, तो या तो ए होगा या फिर डी होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, ए या डी, ए या डी, ऐसे आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम किस वर्ष लागू किए गए थे, तो ये लागू किए गए थे आपका 1968 में। कब लागू किया गया था, 1968 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दंड भविष्य की नौकरी के लिए अयोग्य बनाता है, तो ये बनाता है आपका डिसमिसल, बर्खास्तगी, भविष्य की नौकरी के लिए अयोग्य बना देता है। नेक्स्ट है निलंबन के दौरान कर्मचारी को क्या मिलता है, तो ये मिलता है आपका सब्सटेंस अलाउंस, निर्वहन भत्ता, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबन की समीक्षा कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए, तो 90 दिनों के भीतर, 3 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख दंड मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो जांच अधिकारी की नियुक्ति जो करता है वह है आपका अपीलीय प्राधिकारी, ठीक है। कौन है, अपीलीय प्राधिकार, जो जांच के ऑफिसर की नियुक्ति करता है वह है आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत प्रमुख दंड लगाने से पहले क्या विभागीय जांच अनिवार्य है, तो यस, हाँ, विभागीय जांच अनिवार्य है, उसके बाद ही बड़ा पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 40%, देखिए फिर से मैथ का क्वेश्चन है, एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, तो ये 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया तो 20 जोड़ दिए, ठीक है। यदि उत्तीर्णांक 50% है, उत्तीर्णांक जो है वह 50% है, ये पूछ रहा है, तो कुल कितने अंक हैं, तो ये 50% है तो कुल टोटल अंक कितना है, तो टोटल अंक होगा 200, ठीक है। ये 40% लाया अंक लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया, तो पास करने के लिए जो है 40% प्लस 20 जोड़ेंगे और टोटल 50% में पास हो जाता है, तो जब इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x का 16% 48 के 12% के बराबर है, यानी कि x का 16% बराबर 48 का 12%, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों जो है वह बराबर है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो इसको आप काटिएगा तो कटेगा, जैसे कि 16% यानी कि 16% से ये परसेंट कट गया, ठीक है। अब इसको काटिए कि 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12 और 4 1 आई 4 और 4 दूनी 8, 12 12 तिया 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका कि 15,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 10% वार्षिक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100, 2% का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ये, तो 1 गुने 1 21, 10 10 20 21% टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो 15,000 का अगर आप 21% निकालते हैं तो ये 2 जीरो कट गया और 15 से जब 21 को गुना कीजिएगा, आप 15 से 21 को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3150, क्या आ जाएगा 3150, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2000 रुपये अंकित मूल्य लिखता है, इसका अंकित मूल्य लिख दिया वो 2000, ठीक है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य लिख दिया 2000, ठीक, और लिखता है 10% की छूट देता है, इस पे अगर हम 10% का छूट देंगे 2000 पे तो ये देखिए आपका बचेगा 90, 9 दूनी 1800 बचेगा ये, और यदि क्रय मूल्य 1600 है तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत अगर विक्रय मूल्य 1800 है, क्रय मूल्य 1600 है तो 200 का लाभ हुआ, ठीक है, और लाभ 1600 नीचे क्रय मूल्य, तो इसका जो है परसेंटेज जब निकालिएगा गुने 100, ठीक है, 2 जीरो से 100 कट गया और 1 जीरो से जो है ये कट गया, तो 20 मतलब 200/16, इसका आ जाएगा आपका 12.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी 100 समान वस्तुएं
आपका 2000 में खरीदता है और 6 वस्तुएं 20% के लाभ पर तथा 4 वस्तुएं जो है 10% हानि पर बेचता है, तो कुल हानि क्या है? 10 समान वस्तुएं 2000 पर खरीदता है, एक वस्तु का कीमत 200 हो गया, ठीक है, एक वस्तु का कीमत जो है वह 200 हो गया, ठीक। और 6 वस्तुओं का वस्तुएं 20% लाभ पर, तो 6 दूनी 1200, 1200 जो है वह 20% लाभ पर बेचता है, 120 बटा 100, ठीक है। तो ये आपका 20% लाभ पर तथा शेष 4 वस्तुएं 10% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ और हानि इसका कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 8% प्रॉफिट, 8% का की संख्या 2:3 के अनुपात में, कोई संख्या है वह 2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनका लघुत्तम समावर्त 60 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो 2:3 में है, एलसीएम 60 है, मतलब 2 गुना 3 को गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 बराबर 60, तो एक आएगा आपका 10 मान आएगा, तो 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, 30 20 आएगा, दोनों का योग पूछ रहा है, तो ये आएगा आपका 50, कितना आएगा? 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF 12 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है HCF वो 12 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 432 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो 36 भागे 432, 36 को मतलब इससे भागा देंगे तो आपका ये आ जाएगा टोटल कट के 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, एक ट्रेन 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा, और यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए यानी कि 70 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 240 बटा 70 जब कीजिएगा तो ये आएगा 3 घंटा 26 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 8000 की राशि ए बी सी में बांटी जाती है, तो कैसे बांटा जाता है? तो ए को कुल राशि का 40% यानी कि 3200 रुपया मिलता है ए को, ठीक है, और बी को शेष राशि यानी कि जब आप 8000 में 3200 को घटाइएगा, इसमें 3200 को घटाइएगा तो ये बचेगा आपका 0 0 और 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया आपका 7 4 4800, ठीक है, और इसमें से 2/3 हिस्सा जो है वह बी को मिलता है, 2/3 यानी कि 16 तिया 48, 16 दूनी 3200, फिर 3200 जो है बी को मिलता है 3200, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी को कुल राशि का कितना प्रतिशत मिला, ये है, तो 32 दूना 6400 यानी कि 8000 में जो है 6400 ए बी और सी ए बी को मिला, तो अब बचा कितना? तो 64 6 मतलब 1600, ठीक है, 1600 का 8000, ये परसेंटेज पूछ रहा है कितना मिला, तो ये कीजिएगा तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से ये कट गया, 8 दूनी 16, 20% आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 6 है तो 2x² प्लस 3x का मान क्या होगा? तो ये 6 का मान रख दीजिए यानी कि 6 छक 36 दूना 72 अब प्लस 6 तिया 18, तो 8 2 10 शून्य बाकी 7 1 8 9 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो कुल परिवर्तन क्या है? तो 20 माइनस 20 गुना 20 बटा 100, ये 2 कट गया, दोनों जब 20 से 20 कट गया, माइनस 4% की हानि होगा, इसमें ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 1200 अंकित करता है, वस्तु का मूल्य जो है वह अंकित करता है 1200, कितना? 1200, ठीक है, और कम सा 20% और 25% की छूट देता है, तो इसमें 20% का छूट यानी कि 80/100 और 25% क्या यानी कि 75/100 छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 720 है तो लाभ हानि क्या होगा? तो ये पूछ रहा है, तो आपका ये से ये कट गया और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, ठीक है, तो ये होगा 15 चौक 60, 12 गुने 60, 12 छक 72, 720 यानी कि 720 में खरीदा 720 में बेच दिया, तो इसको ना लाभ होगा ना हानि होगा, 90 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है कि रेल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया रेल अधिनियम पारित 1989 में, कब? 1989 में, ठीक है। फिर है कि रेल अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो लागू हुआ आपका ये 1 जुलाई 1990 से, कब?
1 जुलाई 1990 से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेलवे अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना अनवर्टेड इंसिडेंट मानी जाती है। तो अनवर्टेड इंसिडेंट जो मानी जाती है वह है आपका ट्रेनों के बीच टक्कर। ठीक है, ट्रेन पर आतंकी हमला, यात्री का ट्रेन में चढ़ते समय गिरना, ट्रेन दुर्घटना में गिरना, ये सब कुछ नहीं। तो ये जो है ट्रेन के बीच टक्कर को माना जाता है इन्वर्टेड इंसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम का कौन सा खंड इन्वर्टेड इंसिडेंट का कारण मुआवजा से संबंधित है। तो ये आपका 124 का ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि रेलवे अधिनियम की धारा 141 किससे है। तो एसीपी से, बिना उचित कारण के आप चैन पुलिंग करते हैं उससे है। आपको 6 महीना कैद या 1000 का जुर्माना हो सकता है इसके लिए। रेल अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत मुआवजे और अधिक वसूली की राशि वापसी के लिए दावा नोटिस की जारी होने के कितने भीतर देना चाहिए। तो ये 6 माह के भीतर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि रेलवे अधिनियम का कौन सा खंड बिना टिकट यात्रा से संबंधित है। बिना टिकट यात्रा से संबंधित है 137, लेकिन उस पर दंड लगेगा 138 से। तो यहाँ पूछ रहा है दंड से, तो 138 होगा। नेक्स्ट है रेल अधिनियम की धारा 142 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 142 नंबर जो धारा है वह संबंधित है आपका माल का गलत घोषणा पत्र देना, सॉरी टिकट का स्थानांतरण से, माल का नहीं टिकट का स्थानांतरण से होता है कि आपका टिकट जो है रेलवे कर्मचारी या टिकट एजेंट जो है उसी का टिकट वो अदला बदली कर सकता है, मतलब किसी को देख सकता है, बाकी कोई नहीं। इस पे दंड का प्रावधान है। ये पूछ रहा है 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है आपको। चलिए नेक्स्ट है रेलवे परिसर में धूम्रपान से संबंधित रेलवे अधिनियम कौन सा है। तो ये 167 है कि आप रेलवे परिसर में अगर धूम्रपान करते हैं तो आपको 163 के तहत 200 रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे द्वारा एक्स ग्रेसिया भुगतान मुख्यतः किस स्थिति में दिया जाता है। तो एक्स ग्रेसिया भुगतान रेलवे द्वारा जो दिया जाता है वह दिया जाता है ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु या चोट पर। ठीक है, एक्स ग्रेसिया भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 नंबर। यहाँ से देखिए ये जो है आपका राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, एक 10 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। राजभाषा अधिनियम एवं भारत के संविधान के अनुसार हिंदी के लिए कौन सी लिपि निर्धारित है। तो ये है आपका देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1963 में। नेक्स्ट है आपका राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1965 को, 26 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो ये करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है। तो ये है आपका 348। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत निम्न में से किसे अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किया जाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी कार्यालय आदेश, निविदाएं, अनुबंध एवं समझौते द्विभाषी में जारी होगा। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 6 के अंतर्गत निम्न में कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य नहीं है। तो आंतरिक टिप्पणी, जो आंतरिक टिप्पणी होता है वो जारी करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के 3 के अंतर्गत संसद को किस कार्य के लिए अधिकार प्राप्त है। तो संसद को किस कार्य के लिए अधिकार प्राप्त है। तो ये है आपका अंग्रेजी के उपयोग को बढ़ाना, ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची देती है। तो ये 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में। टोटल 22 भाषा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है। तो ये होता है आपका गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। टोटल दोस्तों ये था टोटल 110 क्वेश्चन आपको कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, जो भी हो, अगर आपको अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। समझे? इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब हार्ड क्वेश्चन था, जो हम लोग दूर हो गए थोड़ा इंग्लिश से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।